सीज़न 7 की कहानी शुरू होती है। नीलोफर खातून ख्वाब देख रही होती हैं। इस ख्वाब में एक बुज़ुर्ग उसके ख्वाब में आते हैं और उनके हाथ में एक बच्चा होता है जो नीलोफर खातून को देखकर वो चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले कहते हैं कि मैं ऐसा बच्चा तुमको सौंप रहा हूँ जो इन तुर्कों की ज़मीनों को बहुत आगे तक ले जाएगा। इसके बाद नीलोफर खातून की आंख खुल जाती है और जब नीलोफर खातून जागती हैं तो उनका जिस्म कांप रहा होता है। और हान बे भी जाग जाते हैं और नीलोफर खातून से पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर नीलोफर खातून उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताती हैं। चूँकि नीलोफर खातून पहले से ही उम्मीद से होती हैं, इसीलिए घबरा जाती हैं कि उनके होने वाला बेटा हो सकता है कि वो खो दें। लेकिन इस पर ओरहान बे उन्हें कहते हैं कि ख्वाब अच्छा था, इसीलिए ऐसा कुछ ना सोचो। इसके कुछ रोज़ बाद ही ओरहान बे के यहाँ एक चांद जैसे बेटे की पैदाइश होती है जिसका नाम सुलेमान रखा जाता है। दूसरी तरफ उस्मान बे यानी शहर में मौजूद होते हैं और जिरगा जारी होता है। जिरगे में अकचा बे, हसन बे, कोनूर बे, कोसिस और तुर्गत भी मौजूद होते हैं। जिरगा हालिया बुरसा में आने वाली वाक़यात पर किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि जिरगा शुरू हो, दरवाजे पर खड़ा दरबान और हान बे की तरफ से खबर लाने वाले को अंदर आने की इजाज़त तलब करता है। उस्मान बे इजाज़त देते हैं और फिर कासद ये खुशखबरी लाता है कि उस्मान बे दादा बन गए हैं, जिसके बाद सब जिरगे के सरदारान एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और उस्मान बे को भी मुबारकबाद देते हैं। उस्मान बे बड़ी दावत का ऐलान करते हैं और फिर बुरसा के मामले पर बहस शुरू होती है। बुरसा का नया गवर्नर आते ही वहाँ के मासूम लोगों पर जुल्म कर रहा था। जहाँ पर टैक्स को ज़्यादा किया गया था, वहीं पर मजहबी लोग भी इससे खुश न थे, क्योंकि गवर्नर इनकी देखभाल नहीं कर सकता था। जिरगे में कोसस एक कारोबारी, ताजर और एक राहब को लाया था जो उस्मान बे को दरख्वास्त कर रहे थे कि बुरसा पर हमला किया जाए और वहाँ भी एनागोल यानी शहर की तरह दिगर जितने भी किले फतह हुए हैं, जो इंसाफ वहाँ पर कायम हुआ है वही इंसाफ उस्मान बे बुरसा में लेकर जाएं। यानी वो चाहते थे कि उस्मान बे जल्द ही बुरसा पर हमला करके इसे फतह कर लें, लेकिन उस्मान बे ने हमले की दरख्वास्त तुर्गत बे की मशावरत से रद्द कर दी और फैसला ये हुआ कि उस्मान बे के सबसे करीबी साथी कोनूर बे और उनका बेटा पजारली बे बुरसा एलची बनकर जाएंगे और गवर्नर को तनबीह करेंगे कि वो वहाँ की आवाम पर इंसाफ करे। लेकिन बाज़ सरदारान इस बात पर राज़ी न थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोनूर बे और पजारली बे को वहाँ यरगमाल बनाया जा सकता है। लेकिन उस्मान बे ने कहा कि जालिम काफिर एक बुज़दिल आदमी है, अगर वो ऐसा करता है तो जाहिर है फिर उस्मानी फ़ौज को किले के सामने पाएगा। दूसरी तरफ बुरसा के किले में गवर्नर लियो नज़र आता है, जिसके साथ साथ दो करीबी किलों के किलादार भी मौजूद होते हैं और वो ये मंसूबा बना रहे होते हैं कि वो कैसे एक बार फिर बाज़ंतीनी उन ज़मीनों को हासिल कर लेंगे जो उस्मान बे ने उनसे ले ली हैं। लेकिन लियो के साथ बैठा गवर्नर चातलियोन उसे समझाता है कि जब से उस्मान बे के साथ करासी बे ने इत्तेहाद किया है वो बहुत मजबूत हो चुका है, इसीलिए अभी हमें सियासत से काम लेना चाहिए और वैसे भी शहनशाह की तरफ से मज़ीद अमदाद तो हमें मिल नहीं रही। तजारत करने वालों से ही हमारा गुज़र बसर हो रहा है और जितना भी टैक्स हमने आयद किया है इसी से ही फ़ौज की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, जिस पर बुरसा का गवर्नर मज़ीद घबराहट का शिकार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे किले का किलादार गवर्नर अमारलिक इसे सहारा देता है और वो तीनों अहद करते हैं कि उस्मान बे को शिकस्त से दोचार करेंगे, लेकिन अभी नहीं, यानी इसमें कुछ वक्त दरकार है। इसी दौरान लियो का एक कमांडर दाखिल होता है और वो कुछ लोगों को लाता है जिनको जाहिर है गवर्नर से शिकायत थी, जिनमें बुरसा का चर्च का राहब और एक ताजिर शामिल होता है। चर्च का राहब चर्च की ज़रूरियात पूरी न होने की वजह से
गवर्नर पर बरहम होता है और ताजर मज़ीद खराज ना देने का कहता है, लेकिन जालिम गवर्नर अपनी तलवार निकालता है और ताजर की गर्दन उड़ा देता है और चर्च के राहब को ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो भी अपने अखराजात से पीछे ना हटे तो उनकी गर्दनें भी उड़ा दी जाएंगी। इस पर चर्च का राहब उसे तनबीह करता है कि जल्द ही बुरसा भी कोई ना कोई फतह कर लेगा जो इंसाफ यहाँ लाएगा और तुम्हारा जुल्म ख़त्म हो जाएगा। इसी दौरान जो कमांडर बुरसा के दाखिली दरवाजे पर मामूर होता है वो देखता है कि सफ़ेद झंडों के साथ कुछ तुर्क बुरसा की दीवारों के पास आ रहे हैं। वो जल्द ही एक सिपाही को गवर्नर के पास भेजता है और उसे कहता है कि जाकर बताओ कि कोई तुर्क आ रहे हैं जो सफ़ेद झंडों के साथ हैं और बुरसा में दाखिल होना चाहते हैं। जब गवर्नर सुनता है कि 10 से 12 आदमी जो कि तुर्क हैं सफ़ेद झंडे के साथ हैं बुरसा की तरफ आ रहे हैं तो यही हुक्म देता है कि उन्हें दाखिल होने दिया जाए। जब कोनूर बे और पजारली बे बुरसा की दीवारों के पास आते हैं तो तभी सिपाही और कमांडर जान जाते हैं कि ये कोनूर बे हैं, क्योंकि वो कोनूर बे को पहले से ही जानते थे और एक दूसरे से कहते हैं कि ये उस्मानी सरदार हैं। फिर कोनूर बे और पजारली बे को आने की वजह पूछी जाती है और वजह बताने के बाद उन्हें गवर्नर के सामने पेश किया जाता है। मुलाकात से पहले कोनूर बे और पजारली बे से तलवारें लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो अपनी तलवारें अपने साथियों को ही देते हैं। चूँकि गवर्नर पहले से ही कोनूर बे को जानता होता है, इसलिए जो ही कोनूर बे दाखिल होते हैं तो 7 पजारली बे भी होते हैं। तो गवर्नर इनको खुश आमदीद कहता है और तंज करता है कि आज बहादुर कोनूर अजीम बुरसा में क्यों आए हैं, क्या वो बुरसा को फतह करने वाले हैं जिसको कोई फतह ना कर सका। इस पर कोनूर बे इनको कहते हैं कि जिस किले को तुम महफूज समझते हो एक दिन हम इसको ले लेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ गरीबों के इंसाफ के लिए आया हूँ। जिस पर मगरूर गवर्नर बुरसा में किसी भी नाइंसाफ़ी पर बात करने को तरजीह नहीं देता और कोनूर बे से कहता है कि इस पर कोई बात नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ वो कोनूर बे को कहता है कि जाकर उस्मान बे को बता दें कि वो बुरसा के मामले में अपनी टांग ना अड़ाएं। जिस पर कोनूर बे एक कदम आगे बढ़कर गवर्नर की आंखों में आंखें डालकर कुछ कहने ही वाले होते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाही कोनूर बे की गर्दन पर तलवारें रख लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद कोनूर बे गवर्नर को मार ही डालेंगे, लेकिन कोनूर बे गवर्नर को तलवारों के साए में ही ये बात समझाते हैं कि अगर तजारती काफिलों पर लूट मार बंद ना हुई तो जल्द ही बुरसा का मुहासरा किया जाएगा। इस पर गवर्नर कोनूर बे और पजारली बे को यरगमाल बनाने की धमकी देता है, जिस पर कोनूर बे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो शौक से कर लो, लेकिन उस्मानी अजीम फ़ौज और कराची अजीम फ़ौज जल्द बुरसा के सामने होगी। जिस पर गवर्नर घबराहट का शिकार हो जाता है और अपने कमांडर को हुक्म देता है कि इन दोनों को अपने रास्तों पर छोड़ आओ, यानी किले से बाहर इनको बाहिफाजत छोड़ आओ। दूसरी तरफ गवर्नर चातलियोन अपने किले में वापस आता है तो वो अपने मशावरती कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ की तमाम शमें बुझ चुकी होती हैं और रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी रोशनी होती है। वो अपने सिपाहियों पर बरहम होता है कि यहाँ रोशनी क्यों नहीं है। सब सिपाही और मुलाजमीन रोशनी जलाना शुरू करते हैं, लेकिन सब हैरान होते हैं कि गवर्नर चैतलियोन की नशिस्त पर पहले से ही कोई शख्स बैठा हुआ है। जब वो अपना चेहरा चैतलियोन की तरफ फेरता है तो गवर्नर चैतलियोन के पाँव से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि सामने बैठा हुआ कोई और शख्स नहीं बल्कि कोसिस होता है। तो इसके बाद माइकल कोसिस चैतलियोन से कहता है कि गवर्नर चैतलियोन, तुम कब से हमारी इजाज़त के बगैर बुरसा के गवर्नर से मिलने लगे हो। जिस पर चैतलियोन कहता है कि मैंने गवर्नर से एक गैर रस्मी मुलाकात की है, इसमें कोई साजिश का पहलू नहीं है। दूसरी तरफ गवर्नर अमालिक जब अपने किले में पहुंचता है तो देखता है कि तुर्गत बे उसका वहां पर इंतज़ार कर रहे हैं। तुर्गत बे भी कोशिश की तरह उससे पूछते हैं कि उसके बुरसा जाने की वजह क्या थी, जिस पर वो घबराहट का शिकार हो जाता है और कहता है कि वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ कभी भी साजिश नहीं कर सकते
यानी अंदर ही अंदर वो झूठ बोल रहा होता है। लेकिन इस पर तुर्गत बे उसकी किसी बात का यकीन नहीं करते। उसके सिपाहियों के सामने और उसके किले के अंदर ही उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ा रख देते हैं। लेकिन अचानक उसकी बेटी आ जाती है जिसका नाम अस्पराचा होता है। यहीं पर किस्त का इख्तिताम हो जाता है।